Assalamualaikum students, this is Tanya Solanki and today we're going to learn the short story by Edgar Allan Poe, Telltale Heart. Now comes towards the biography of Edgar Allan Poe. His date of birth in 1809 and date of death 1849. ये जो writer है he was known in the short story and both his parents were actors while Poe abandoned his family by adopted John Francis Allan. इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1809 में हुई, 1849 में इसकी डेट ऑफ डेथ हुई और एलिजाबेथ अर्नोल्ड पोए एंड डेविड पोए इसके मदर एंड फादर थे। ये बहुत जल्दी ये कम उम्री में ये अबंडन हो गए, ऑर्फेंड हो गए। फिर उसके बाद फ्रांसिस एलन ने इसको अडॉप्ट किया। उसके बाद इसको बहुत सारी अच्छी थी क्योंकि ये अडॉप्टेड चाइल्ड था, फिर भी ऑल द टाइम ये आइसोलेशन में रहा क्योंकि ये दो भाई बहन विलियम जॉन एंड रोजिली, इसके एक भाई एक बहन, क्योंकि ऑर्फन के बाद तीनों बच्चों को अलग अलग फैमिली ने अडॉप्ट किया। उसके इस वजह से भी बहुत सारा टाइम जो ये आइसोलेशन में डिप्रेशन में रहे, उसकी वजह से इसका दिमाग, इसकी थीम्स डार्क एज में चली गई। आफ्टर सम टाइम्स वो जॉइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया वेयर ही लर्न लैटिन एंड फ्रेंच। इसके बाद यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में चले गए जहाँ पे इसने लैटिन और फ्रेंच सीखी क्योंकि उसने एक ही सेमेस्टर वहाँ पर पढ़ा। उसके बाद कम पैसे की वजह से वो वहाँ से उसको लेफ्ट कर दिया। उसके बाद फोस्टर फादर की लड़ाई के बाद ये बोस्टन चला गया जहाँ पे इसने टैमरलैंड पोएम्स लिखे, टू हेलन लिखे एंड उसके बाद ये आर्मी में चला गया। और 1822 में फ्रांसिस डाइड ट्यूबरक्लोसिस, वंस अगेन ही वाज अलोन एंड ये उसके बाद ये बैलेट मोर चला गया आर्मी छोड़कर जहाँ पर इसकी आंटी मारिया पोए थी, उसकी एक बेटी वर्जीनिया पोए जिसके साथ इसने शादी कर ली बहुत कम उम्र में। ऑन द टाइम वर्जीनिया वाज 13 or 14 years old एंड पोए वाज 26 years old। इनकी उम्र में भी खासा फ़र्क था। In 1834, Poe married family and he moved to family Philadelphia where he wrote an editor in Crumbs magazine में इसने काम किया और इसमें मिस फाउंटेन बैटल रिचमंड मैगजीन लिखी। इसने बहुत सारे काम लिखे हैं, शेयर फॉल ऑफ हाउस ऑफ अशर, रावन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। In 1842 में वर्जीनिया इल विद ट्यूबरक्लोसिस, फिर वंस अगेन जो इसकी बीवी ट्यूबरक्लोसिस में उसकी डेथ हो गई 1847 में और इस वजह से भी वो बहुत सारा टाइम आइसोलेशन है। एक बार आप लोगों ने नोटिस की कि ऑल द टाइम इसकी मदर, इसका फादर, ये डिज़ीज़ जो है इन फैमिली में कॉमन थी और इस वजह से ये बहुत सारा डिप्रेशन इसके जहन में आ गया था। वो डार्कनेस जिसने वो सारी सीक्वेंस निकाल के इसने अपने काम में डाल दी क्योंकि पोए को नोन एज डार्क थीम्स के हवाले से भी जाना जाता है एंड ही वॉज नोन द फादर ऑफ डिटेक्टिव भी जाना जाता है एंड साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के तौर पे भी ये जाना जाता है। इसकी डेट ऑफ डेथ हुई 1849 में बैलेट मोड में और इसकी डेथ को लेकर बहुत सारे रूमर्स थे कि इधर इसकी डेथ नेचुरल थी या फिर कोई ड्रग एल्कोहल का सबब था। अब आते हैं इसके काम की वजह से। इसके काम में इसने बहुत सारे काम किए। इसके काम जो डिपेंड है गोथिक पे। गोथिक जो ये डार्क रोमांटिसिज्म जनरस का बहुत अहम मोटिव था। उस गोथिक में बहुत सारे राइटर्स 18th सेंचुरीज के जैसे हॉरेल्ड वॉलपोल, द किस्ला फॉरेन लिखा, मेरी शेले फ्रैंकस्टन ने लिखा। उसके बाद इसके काम इनके एडगर एलन के काम बहुत ज़्यादा फेमस थे। इसके कामों में आते हैं द फॉल ऑफ अशर ऑफ हाउस, ये जो एक भाई और बहन रोडिक अशर एंड मैटलिन अशर के ऊपर डिपेंड किया है जिसमें मैटलिन एक डिजीज़ में मुब्तला होती है जिसमें वो नैरेटर, इसमें भी एक कैरेक्टर कॉमन था नैरेटर जो इसको रिजेंबल्स करता है कि ये किसी चुड़ैल से कम नहीं है। इस वजह से आप जब इसको ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद सेकंड द रॉवन है, ये एक 18 स्टैंजा का पोएम है जिसमें एक रावण इज़ अ बर्ड जिसको ये अपने सारे दुख दर्द तकलीफ़ें बयान करता है। दूसरा है हेलन, टू हेलन, ये अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की मदर को ट्रिब्यूट करता है, उसकी ब्यूटी को हेलन से कंपैरिजन करता है। उसके बाद
द ब्लैक कैट, इसमें एक डायरेक्टर बताया कि उसको एनिमल से बहुत प्यार है, क्योंकि उसके बाद एक कैट थी जो उसकी डेथ हो गई, उसके बाद एक और कैट उसकी बीवी लाई जिसकी एक आँख मुझी हुई थी। उस वजह से उस नरेटर को बहुत ज़्यादा फियर होता था, उसने उसको मारने की कोशिश की, पर सडनली उसकी वाइफ उसकी जगह पर आ गई, इसने उसको मार दिया। फिर उसके बाद एनाबेल होता है, ये एक्सप्रेस करता है इसने चाइल्डहुड प्यार को ऐड करके उसको एक्सप्लेन करता है। आते हैं टूवर्ड्स द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी बाय टेल टेल हर्ट। इसके कैरेक्टर्स कितने, इतने कैरेक्टर्स 4 हैं। द नैरेटर, द ओल्ड मैन, द 3 पुलिसमैन, 1 नाइबर्स। नैरेटर, इसमें पूरी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो है नैरेटर, क्योंकि वो पूरी स्टोरी में ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। ये पूरी स्टोरी कही गई है उसके दिमाग से नरेट की, यानी कि वो जो नरेटर, वो मेन कैरेक्टर, वो अपने ही दिमाग से ये सारी स्टोरी बता रहे। उसके बाद एक ओल्ड मैन है, बूढ़ा सा आदमी जो बैठा होता है, वो कमज़ोर, बस उसकी एक आंख पैल बिलू आई होती है, जिससे वो नरेटर शैतान की आंख समझ कर बैठ जाता है। उसके बाद 3 पुलिसमैन, वो एंड ऑफ द आता है, सर्चिंग करते हैं। फिर नाइबर होता है, स्क्रीन की वजह से वो फ़ोन करता है पुलिस से। ये कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के। कम्स टू वर्ड, ये शॉर्ट स्टोरी टेल टेल हर्ट क्या है, ये स्टोरी डिपेंड अपॉन द मेडनेस ऑफ पर्सन, यानी कि इसमें जो नैरेटर अपने आप को बयान करता है कि मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं सैन हूँ, मैं इंसान हूँ। ये जो सैन एंड इंसान जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसके माइंड में, फॉर दैट रीज़न ये इस तरह की कमेंट कर देता है। इस नैरेटर वॉन्ट्स टू प्रूव हिमसेल्फ सैन और इंसान। नैरेटर लव्ड द ओल्ड मैन बट ही हैड हिज पैलेबल वॉइस। में बताया जाता है कि पूरे स्टोरी में जो नैरेटर होता है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है ओल्ड मैन से, उसकी बहुत सारी खातिरदारी करता है, ईमानदारी करता है, उसको बहुत प्यार करता है। फिर भी जब उसकी नज़र उसकी आँख पे पड़ती है, तो जब उसकी नज़र उसकी आँख पे पड़ती है, उसकी आँख जो होती है पेल ब्लू आई होती है, तो उस वजह से उसको इतना फियर हो जाता है, उसका ब्लड इतना फ्रीज हो जाता है कि वो चाहता है कि मैं उसको मार डालूँ। उसके जो सेंसेस है वो सुपर नेचुरल हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो थिंक आउट करता है कि मैं इसको ख़त्म करके, ये शैतान की आँख है। 7 रातों तक ये लगातार नॉन स्टॉप कोशिश करता रहता है उसको मारने के लिए, बट सक्सेस नहीं हो पाता। इन द 8 नाइट जब वो आधी रात को उसके रूम में जाता है, फिर द डिम रे लाइट लैंटर्न के साथ, जब उसको लैंटर्न उसके रूम के अंदर निकालता है, तो उसकी रेजेस जो है उसकी आँख पे पड़ती है। स्क्रीन की वजह से, थोड़ी सी आवाज़ की वजह से उसकी आँख खुल जाती है, तो नैरेटर की डायरेक्ट जो नज़र है उसकी आँख पर पड़ जाती है। फिर उसको ये रियलाइज़ होता है कि ये तो मतलब उसको वही सेंसेस आ जाते हैं कि ये शैतान की आँख है, और मतलब वो उसको जब देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा फियर हो जाता है उससे। और कोई ना कोई कोशिश करे तो उसके जो सेंसेस है वो सुपर नेचुरल हो जाते हैं। फिर वो अपने बैट को बुलअप करके उसके ऊपर रख के उसको मार देता है। फिर जब बेड को हटाता है तब उसकी आँख खुली हुई होती है। फिर उसको क्या करता है, फिर उसकी जो बॉडी है उसको कट करता है, फिर उसको एक वुडन फ्लोर के नीचे हाइड कर देता है। उसी टाइम स्क्रीम की वजह से एक नाइबर पुलिस को कॉल करता है। फिर वो पुलिस आ जाती है, सर्चिंग करती है, हाइडर एंड हेयर एंड देयर बहुत ज़्यादा सर्चिंग करती है। फिर उसको कुछ नहीं आता, क्योंकि हर एक चीज़ को नॉर्मल होती है, कॉमन होती है, जिस तरह से पहले थी वो हर चीज़ को सेटअप कर लेता है नैरेटर। फिर नैरेटर उनको चाय कॉफ़ी का ऑफ़र देता है, फिर वो बैठ जाते हैं, उनके लिए चेयर्स इकट्ठा करता है। फिर वो अपनी चेयर उसी स्पॉट पे रखता है जहाँ पर उसने ओल्ड मैन के बॉडी को हाइड किया होता है। इसी दौरान जब वो सोचता रहता है तो उसके अंदर जो आवाज़ है टिक टिक थी, टिक टिक की इतनी आवाज़ इतनी बढ़ जाती है कि उसको ये फियर होता है कि ये शायद ओल्ड मैन की हार्ट से निकली हुई आवाज़ है। फिर वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है आवाज़, तो वो एडमिट कर लेता है कि उसने ओल्ड मैन को मार दिया। आई कम टू डे स्टोरी एंड अप हो गई। हम आते हैं थीम्स के। थीम्स है इंसेनिटी, जिसमें ये पूरा बताता है कि ये कितना चालाकी तरीके से, कितना ये मर्डर वे तरीके से इसने ओल्ड मैन को मारा। ये प्रूव करता है कि ये इंसेनिटी है। हालांकि ये अपने आप को प्रूव नहीं करता कि मैं नॉर्मल हूँ, बट ये नॉर्मल नहीं है। ये इसमें कुछ लाइन्स है, इसमें ये पता है, ड्यू टू बैडनेस too nervous is very dreadly nervous as I had been and I am, but why will you say that I am mad? उसके बाद लव एंड
हेट। लव एंड हेट ये तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशंस है, कभी लव कभी हेट, कभी अच्छा कभी बुरा, ये तो चलता रहता है। अब इस स्टोरी में भी नरेटर कहता है कि मैं ओल्ड मैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसने कभी भी मुझे कोई भी दुख नहीं पहुँचाया, पर फिर भी क्योंकि उसकी जो आँख है वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाती थी, वो मुझे आँख शैतान की आँख की लगती थी। जब मैं उसकी तरफ देखता था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, एंड द एंड वो उसको मार देता है। अब इसकी थर्ड थीम है कनिंग। कनिंग कहते हैं क्लेवरनेस, शार्पनेस को, कि किस तरह से उसने सोची समझी साजिश के तौर पर, जैसे एक प्रोफेशनलिस्ट मर्डर करते हैं, किसी को मारना, फिर साफ सफाई करना, फिर प्रिटेंड करना कि वो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो ये जो एक शार्पिस्ट पर्सन करता है, इस तरह ये थीम उस पर डिपेंड की गई है। अब होम, होम इसलिए क्योंकि ऑल द टाइम्स जो एडगर एलन के पोए के वर्क्स है उसमें कहीं ना कहीं घर को इसने डार्केस्ट हॉरर या फिर आइसोलेशन वगैरह इस तरह से उसको एग्निगो आइसोलेशन वगैरह वगैरह डिजीज़ इस तरह से उसको रिजेम्बल्स करता है कि एक घर जो है, कभी किसी वर्स में उसने डिजीज़ बयान की है तो वो उस तरह से उसको प्रेटेंड करता है, क्योंकि घर जो होता है वो किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इस थीम में जो है ये पूरा जो एक था, पूरा जो मर्डर प्लान था वो इस घर में था, तो इस घर के अंदर जो सिस्टम हो रहा था, इसलिए इसको थीम को इस तरह से प्रेटेंड किया है। ये तो थी इसकी थीम्स। अब आते हैं इसके फिगर्स ऑफ स्पीच में। इसमें हाइपरबोली है। हाइपरबोली कहते हैं किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोलना, जिस तरह से इस लाइन में इसने बोला है कि इज दैट नरेटर नॉट हियर द साउंड फ्रॉम हेवन और हिल। अब इसने कहता नरेटर आवाज़ सुनता है जन्नत और जहन्नुम की, तो ये चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बोलता है। उसके बाद सिमिली कंपैरिजन टू अनलाइक थिंग्स विद अ लाइक और इज, जिसने एक लाइन में एग्जांपल दे रही हूँ, अ सिंगल डिम रे लाइक द ट्रेड ऑफ स्पाइडर, यानी कि छोटी सी रोशनी उसको एक स्पाइडर वेब की तरह समझ रहा है। उसके बाद मेटाफर man's idea shows another meaning। इसका एग्जांपल है हिज आइज रिजेंबल्स वल्चर आई, यानी कि वो कहता है उसकी आँख एक शैतान की आँख की तरह, वल्चर आँख की तरह रिजेंबल्स किया है, यानी कि एक ख्याल दूसरी चीज़ को बयान करता है। पर्सोनिफिकेशन, नॉन ऑब्जेक्ट एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन ऑब्जेक्ट, ऑल वेन ब्लैक दैट अप्रोचिंग हिम हैड स्टॉक्ड हिम विद अ ब्लैक शेडो बिफोर हिम एंड इवॉल्व विद द विक्टिम। ये लाइन्स जो है रिजेंबल्स के लिए पर्सोनिफिकेशंस को। उसके बाद आयनरी, another example, I brought a chair into the room, desired them here to rest for their fatigues, while I myself placed my own seat upon the very spot beneath while rest found on a victim। उसके बाद alliteration यानी कि same sound, hearkens and observes how healthy, how calmly I can tell you stories। So healthy H, hearkens H, and how H। So these are the similar words which represent this illustrations. Now this is the end of this topic. I hope you understand well. In the next video we will meet very soon. तब तक के लिए खुदा हाफिज।